Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So as you can see in the screens, we are discussing the Hindu newspaper for 28th of August 2020. कल मैं द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं बना पाया था, सो सॉरी फॉर दैट. आई वॉज बिजी इन सम वर्क, सो फॉर दैट रीजन आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो फॉर यू ऑल. बट फ्रॉम टुडे वी विल अगेन स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज. पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एडेकल केव्स sometimes seen in news recently is located in which of the following. कहाँ पे लोकेटेड है एडेकल केव्स आपको बताना है. फर्स्ट ऑप्शन इज खासी हिल्स मेघालय, सेकंड इज अम्बुकुथी हिल्स केरला, सी इज राजमहल हिल्स झारखंड, या डी शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 2 इज द 6th schedule of India constitutes of Indian Constitution consists of provisions for the administration of tribal areas in which of the following states. One is Assam, second is Tripura, third is Manipur, फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश. आपको बताना है कौन कौन से स्टेट्स शामिल हैं 6th शेड्यूल के अंतर्गत. ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या डी 1, 2, 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 इज बायोचार समटाइम्स सीन इन न्यूज इज. बायोचार इनमें से क्या है. ऑप्शंस आर ए फॉर्म्ड फ्रॉम द हीटिंग ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बी अ को प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस यूज्ड टू प्रोड्यूस लिक्विड्स एंड गैसियस फ्यूल्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव. सो आपको बताना है ये 3 क्वेश्चंस के आंसर. प्लीज डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. आगे हम मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ. द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द फ्रंट पेज. बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप, सेंटर्स टेल स्टेट्स. अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरबीआई में क्या हुआ है रिसेंटली, अभी आप सबको पता है कि जो कोविड-19 को देखें अगर हम, तो कोविड-19 के कारण जो कलेक्शन होना चाहिए जीएसटी का, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. जो जीएसटी के कलेक्शंस थे दे वर नॉट गुड. अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया था जब जीएसटी बिल लाया था. तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, तो वो सेट्स वेस अप्लाई करके क्या करेंगे, आपको कंपनसेट करेंगे. दे विल कंपनसेट फॉर दिस. बट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट जो इस साल रेवेन्यू लगभग 3 लाख करोड़ तक घटा है. ओके, जीएसटी रेवेन्यू गैप ऑफ नियरली 3 लाख करोड़ इज देयर. एंड उनमें से निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि दिस इज एन अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड उन्होंने कहा, एक्ट ऑफ गॉड. दिस थिंग विच हैपेंड इज द एक्ट ऑफ गॉड. एंड ओ माई गॉड मूवी अगर आपको याद है तो एक्ट ऑफ गॉड के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता, वही वाली बात है. सो द कंपनसेशन सेस कलेक्शन आर ओनली एक्सपेक्टेड टू ब्रिज 22% ऑफ द गैप. तो उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड था और जो कंपनसेशन सेस लगा है वो भी केवल 22% शॉर्टफॉल को ही कवर करेगा. 22% शॉर्टफॉल मतलब कि जो 3 लाख करोड़ का था उसमें से केवल 65,000 करोड़ ही वो कवर करेगा. अब बचता कितना है, 2.35 लाख करोड़. 2.35 लाख करोड़ बचता है. तो 2.35 लाख करोड़ में सेंटर ने कहा है कि 97,000 करोड़ वाज ड्यू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन. ओके, तो जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण जो इशू हुआ है वो केवल 97,000 करोड़ का ही हुआ है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग दैट ओनली 97,000 करोड़ वाज ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इटसेल्फ. जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण जो शॉर्टफॉल है केवल 97,000 करोड़ का है. रेस्ट जो शॉर्टफॉल है वो इसके कारण नहीं है. ठीक है ना. सो ये आपको याद रखना है. दिस वाज द थिंग. आगे हम मूव करें तो जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग बेसिकली दैट देयर आर 2 मेथड्स व्हिच यू कैन डू. 2 ऑप्शंस दे हैव गिवन कि एक तो आप 97,000 करोड़ ले सकते हो. स्पेशल विंडो कैन बी प्रोवाइडेड. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट. ओके, अ स्पेशल विंडो कुड बी प्रोवाइडेड इन कंसल्टेशन with the RBI so that states can get this 97,000 crore at reasonable rate of interest. तो उन्होंने कहा कि आरबीआई से कंसल्ट करके हम आपको एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 97,000 करोड़ प्रोवाइड करा सकते हैं. दूसरा उन्होंने कहा है अनदर ऑप्शन इज दैट दिस इंटायर गैप ऑफ 2.35 लाख करोड़ कैन बी मेट बाय द बोरोइंग बाय द स्टेट्स. उन्होंने स्टेट्स को ही सजेशन दे दिया है कि भैया क्या करो, आप इसको बोरो कर लो, एक साथ पूरा बोरो कर लो. ठीक है ना. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिए हैं. एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो पहला ऑप्शन स्टेट्स यूज करेंगे, दो स्टेट्स हु आर यूजिंग द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर वो लोग चाहें तो ले सकते हैं. तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आप चूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे देखो ना, शी इज विलिंग टू रिमूव द कंडीशंस अराउंड अ फर्दर 0.5% रिलैक्सेशन इन द बोरोइंग. तो जो बोरोइंग लिमिट्स उसमें 0.5% की कंडीशन को भी हो, और जो एक
उसको रिलैक्स कर देंगे 0.5% से, 0.5% से और रिलैक्सेशन मिल जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड इन फर्स्ट न्यूज आइटम रिगार्डिंग द जीएसटी. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये सब आपको पता है. सीजीएसटी, एसजीएसटी और इसके अलावा आईजीएसटी, आप सबको ये सब कंसेप्ट पता है एंड इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं. एक और चीज पढ़ लीजिएगा, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि विच टैक्स वर रिमूव्ड बाय जीएसटी, which tax removed by GST and which tax remained after the implementation of GST. कौन से टैक्स बचे रहेगा, ठीक है ना. Now states can have subgroups among SCs and STs says court. अब यहाँ पे एक 5 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने कि जजमेंट ये दिया है दैट द स्टेट्स कैन फॉर्म सब ग्रुप्स. स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सेंट्रल लिस्ट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकेस्ट ऑफ द वीक. ओके, उन्होंने कहा देखो SC ST के अंदर भी वो सब ग्रुपिंग की जा सकती है. दिस इज व्हाट द रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि SC और ST के अंदर भी आप रिक्लासीफाई कर सकते हैं, सब ग्रुप्स बना सकते हैं, ताकि जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है उनकी मदद हो सके. देखो रिजर्वेशन तो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, लेकिन जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, अगर आप देखें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो वीकेस्ट ऑफ द वीक या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को नहीं मिल पा रहा है. सो फॉर दैट रीजन व्हाट द कोर्ट इज सेइंग, दैट कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो बेनिफिट है ये वीकेस्ट ऑफ द वीक और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को मिल पाए, इस कारण से आपको SC STs को भी रिक्लासीफाई करना चाहिए. अब एक टर्म जो यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो यूज किया गया है क्लास कन्फ्लिक्ट, ओके, या कास्ट स्ट्रगल. ओके, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कास्ट स्ट्रगल विच हैज बीन यूज्ड हियर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कास्ट स्ट्रगल इज देयर, एंड आपको ये कास्ट स्ट्रगल जो है रिजर्व्ड कास्ट के अंतर्गत भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट होना चाहिए था सबसे पुअरेस्ट को, सबसे वीकेस्ट को, रिजर्वेशन किसके लिए? टू हेल्प द वीकेस्ट ऑफ द वीक, है ना, वीकेस्ट को हेल्प करने के लिए. तो उनकी सही हेल्प तभी हो पाएगी जब आप सब क्लासीफाई करेंगे एंड सब कास्ट में डिवाइड करेंगे. दिस इज व्हाट अ रीसेंट जजमेंट है सेड. अब जो ये जजमेंट है ये कॉन्ट्रेरी है टू द 2004 जजमेंट. याद रखिएगा, दिस जजमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द 2004 जजमेंट, जहां पे कोर्ट ने ये कहा, तब भी 5 जज बेंच बैठे थे, उसको ईवी चिन्नैया केस बोलते हैं. ओके, दैट इज नोन एज द ईवी चिन्नैया केस. ईवी चिन्नैया केस में कोर्ट ने ये कहा था कि मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वुड अमाउंट टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट. तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप क्लास विद इन द क्लास बनाएंगे तो दैट विल टिंकर विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट. एंड नाउ अगेन 5 जज बेंच हैज गिवन अ कॉन्ट्ररी जजमेंट. तो अब जो है इशू जो है वो 7 जज बेंच पे भेजा जा रहा है. सो द इशू हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द 7 जज बेंच. दीज आर द फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम फ्रॉम द फ्रंट पेज. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम. आगे मूव करते हैं. 5 मेंबर्स ऑफ द ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्ट पॉजिटिव. 5 मेंबर्स ऑफ द ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्ट पॉजिटिव. अब यहाँ पे ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है विच इज अ PVTG. PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनमें से कुछ वहाँ पे वो पाए गए, कोविड पॉजिटिव पाए गए. अगर हम देखें कि कौन से 5 PVTGs हैं वहाँ पे जो रिसाइड करते हैं आपके अंडमान निकोबार में, तो वो हैं आपके ग्रेट अंडमानीज. याद रखिएगा, ग्रेट अंडमानीज एंड जरावाज, ओंजेज, शोम्पेंस एंड नॉर्थ सेंटिनलीज. इसके बाद निकोबारीज भी होते हैं. ऐसे 6 अलग अलग ट्राइब्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स है वो याद रखिएगा, ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ओंजेस, शोम्पेंस एंड नॉर्थ सेंटिनलीज. ये ट्राइब्स याद रखिएगा. दीज आर द 5 PVTGs रिसाइडिंग इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान निकोबार में ये 5 आपके PVTGs रिसाइड करते हैं, ठीक है ना. रिमेंबर द नेम. PVTGs के कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ओंजेस, शोम्पेंस एंड नॉर्थ सेंटिनलीज. अब यहाँ पे एक और फैक्ट लिखा गया है, देखो, अंडमानीज, जो ग्रेट अंडमानीज हैं, दे स्पीक द जेरू लैंग्वेज. ओके, याद रखिएगा कौन सी लैंग्वेज वो यूज करते हैं? दे स्पीक द जेरू लैंग्वेज. ओके, सो दे स्पीक द जेरू लैंग्वेज, रिमेंबर दैट. एंड द शोम्पेंस एंड नॉर्थ सेंटिनलीज दे लिव इन आइसोलेशन, देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू रीच एंड टू गेट कॉन्टैक्ट विद. ओके, तो जो शोम्पेंस हैं और नॉर्थ सेंटिनलीज हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं, and therefore they are very difficult to reach out and contact. Okay, therefore they are very difficult to reach out and contact. इसके अलावा जो ओंजे ट्राइब है, ओंजे ट्राइब बेसिकली रिसाइड प्राइमरली इन द डुगोंग क्रीक ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड. ओके, तो ओंजे जो ट्राइब है दैट लिव इन द डुगोंग क्रीक ऑफ द लिटिल अंडमान आइलैंड. तो ये भी फैक्ट मैंने आपको बता दिया. दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस न्यूज आइटम. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. इसको याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी.
यहाँ पे कोई 11-year-old गर्ल टेक्स क्लास 12 एग्जामिनेशन इन एमपी में बच्ची जिसका नाम है कृष्णा गुप्ता, शी हैज़ टेकन क्लास 12 एग्जामिनेशन एंड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। कहते हैं इनका IQ जो है वो 150 का IQ है एंड शी फाइंड्स मंडेन एक्टिविटीज़ वेरी बोरिंग बिकॉज शी हैज़ अ ग्रेट IQ ऑल्सो। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं तो अ नो विन सिचुएशन। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है JEE और नीट में के लिए रिगार्डिंग लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि JEE एंड नीट को जो पैंडेमिक में कंडक्ट कराने का बोला जा रहा है, दैट इज़ नॉट ईजी, दैट इज़ नॉट एन ईजी ऑप्शन कंडक्ट कराना। लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराता है तो दिस ईयर विल कॉल्ड अ जीरो, क्या बोलते हैं इसको, जीरो एजुकेशन ईयर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसमें लिखा हुआ जो टर्म एग्जैक्टली मैं बोलता हूँ, जीरो एकेडमिक ईयर। ओके, जीरो एकेडमिक ईयर बोला जाता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कराती एग्जामिनेशन, सो दिस विल बी नोन एज अ जीरो एकेडमिक ईयर। तो यही चीज़ ऑथर ने कहा है कि कुछ दूसरे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नीट कंडक्ट करा ही रहे हो तो नीट आप कंडक्ट करो केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है उनके लिए दूसरा प्रावधान करो। JEE के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि JEE में भी आप केवल अलग से एक जो सेंट्रल आपके इंस्टीट्यूशन है वो, लेकिन स्टेट्स को आप अलग रखो, वो अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए कोई दूसरा प्रावधान कर सकते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने क्या कोट किया है कि साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो फेवर कर रही है एग्जामिनेशन को। कैसे उन्होंने पता किया? उन्होंने ऐसे पता किया कि जो एडमिट कार्ड थे वो एक दिन में लगभग 17 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए। तो इसको देख करके उन्होंने कहा कि ये लोग एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। बट ऑथर का वही कहना है कि देर इज बेसिकली यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि देखो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं हु आर नॉट रिज्यूमिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है? बिकॉज मेनी स्टेट्स आर देयर विच आर नॉट रिज्यूमिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दैट होटल्स आर रिमेनिंग क्लोज, travel and accommodation for candidates from interior regions is a major challenge, then social and cultural pressure are such that girls from villages and tier 3 towns are likely to face hurdles, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ऐसे टाइम में, है ना। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, अगर मान लो होटल खुलते भी हैं, इवन इफ द होटल्स आर ओपन एट सच शॉर्ट नोटिसेस, लेकिन जो रेसिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फियर रहेगा कि वो होटल्स में रुके या ना रुके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी भी जिनके कारण गवर्नमेंट को कुछ दूसरा रूट अपनाना चाहिए। The government must explore alternatives such as allowing states to conduct medical admissions based on class 12th board marks। तो इन्होंने ये कहा है कि आप स्टेट्स जो हैं वो क्लास 12th के बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन करके एडमिशन दे दें। नीट कुड बी लिमिटेड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। Likewise, instead of JEE, a nationwide marks normalization could be examined, but IT डायरेक्टर्स हैव आर्ग्यूड दैट डूइंग अवे विद द JEE वुड डाइल्यूट द क्वालिटी। लेकिन IIT के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि अगर आप JEE नहीं कराते हो तो ये क्वालिटी जो एजुकेशन की होगी वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी। लेकिन ऑथर ने वही कहा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉल्यूशंस, तो दैट अंडर दैट नोट दीज थिंग्स कैन बी आउट। बट आई डोंट थिंक कि 12th मार्क्स के बेसिस पे नीट का होना चाहिए, क्योंकि 12th में तो किसी के भी नंबर आ सकते हैं, है ना। बट उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो एक प्रॉपर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। कोई भी व्यक्ति 12th क्लास में 10th क्लास में नंबर अच्छे ला सकता है, लेकिन उसके बेसिस में उसको आगे एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल बिलीफ। ओके, दूसरा जो आर्टिकल है विवेक काटजू ने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखता है विवेक काटजू। इज द वेरी गुड ऑथर ऑल्सो एंड वेरी गुड ऑरेटर ऑल्सो। अगर आपने राज्यसभा टीवी देखा है, विवेक काटजू को देखा होगा। आर्टिकल है इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज। यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ जज। बात चल रही है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लगा है प्रशांत भूषण के ऊपर, उसके ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ बात की व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ जज। तो क्वालिटीज ऑफ अ जज में सबसे पहली जो क्वालिटी ऑथर बोलता है वो बोलता है अलूफ। ओके, अलूफ। बेसिकली अ जज नीड्स टू बी अलूफ, वो अलग रहता है, वो लाइम लाइट में नहीं रहता। अ जज रिमेन्स अलूफ। देन अ जज इज इम्पार्शियल। ओके, सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है जज का कि वो इम्पार्शियल होता है, अलूफ, इम्पार्शियल। एंड थर्ड इज सोबर, सोबराइटी। ओके, इसको ऑथर ने कहा है सोबराइटी। इसको देखो, टर्म याद रखना, सोबराइटी। ऑथर ने कहा है कि एक सिमिले भी यूज होता है इंग्लिश में, मतलब ये इतनी बड़ी क्वालिटी है कि एक सिमिले यूज होता है इंग्लिश में जिसको बोलता है सोबर एज जज, एज सोबर एज
अ जज, एज सोबर एज अ जज। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि सोबर का मतलब क्या होता है, सोबर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ह्यूमरलेस होना या ग्रेनेस होना लाइफ में। इसका मतलब ग्रेनेस या ह्यूमरलेस नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिजायर टू शन द लाइमलाइट, डिजायर टू शन द limelight, it connotes desire to shun the limelight. Okay, judges in the past and most now to avoid being flamboyant, एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जिसका अपोजिट है वो है फ्लेमबॉयंट, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा फ्लेमबॉयंट पर्सनैलिटी है, तो फ्लेमबॉयंट इज नॉट अ निगेटिव पर्सनैलिटी, निगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट, फ्लेमबॉयंस होना निगेटिव ट्रेट नहीं है, बट दिस ट्रेट इज नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ जज। आपको एज अ जज फ्लेमबॉयंट होना गलत होता है, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हो, बहुत ज़्यादा उसमें मीडिया में रहते हो, सारा दिन चलते रहते हो, बट जजेस हैव अवॉइडेड दैट थिंग इन द पास्ट, है ना। अब इन्होंने प्रशांत भूषण का ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने कहा कि सीजीआई राइड्स 50 लाख मोटर बाइक जो कि दूसरे बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन, ओके, विदाउट अ मास्क और हेलमेट। नो, ऑथर ने कहा कि ये जो पार्ट है ट्वीट का, दिस पार्ट ऑफ द ट्वीट कैन बी सेड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द सीजीआई एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट सीजीआई एज अ सीजीआई। ओके, ये जो पार्ट है ये तो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है, नॉट सीजीआई बीइंग अंडर द ड्यूटी ऑफ अ सीजीआई, ठीक है ना। फिर दूसरे पॉइंट पर उन्होंने कहा कि एट अ टाइम व्हेन ही कीप्स सुप्रीम कोर्ट इन अ लॉकडाउन मोड denying citizens their fundamental rights to access justice, the court holds that the second part of the tweet was critical of CGI as the CGI। अब ये सेकंड पार्ट जो था कि जब लॉकडाउन है, कोर्ट्स बंद है, तब आप ऐसा कर रहे हैं, तो इस पार्ट को कंटेम्पचुअस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसकी वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, वो लगाया गया है। अब ऑथर ने बोला कि देखो जो ये एक्ट था, अगर आपने देखा हो पुराने किसी जज को, दिस हैज़ बीन द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे ऐसा कोई फोटो आया है जिसमें कि एक जज जो है वो इतनी महंगी बाइक लेकर के फोटोग्राफ खिंचा रहा है। ओके, कई लोगों ने कहा कि उनको मोटर बाइक पसंद है या वो रिटायरमेंट के बाद मोटरसाइकिल लेने वाले हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर असाइड, सम पोस्ट कम विद वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ पोस्ट ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको हैवी पावर भी प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, हैवी पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा, अब आप ये बोल सकते हैं क्या कोई जज की पर्सनल लाइफ नहीं होती या वो नहीं होता, लेकिन if that person is having the highest authority in the country, इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आप प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हो, इतनी बड़ी पावर है आपके पास कि आप कोई भी लॉ जो इलेक्टेड मेंबर्स ला रहे हैं उनको आप रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसे केस में आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। वॉट वुड ही फील, अगर चीफ जस्टिस से हम पूछें कि आगे आने वाले अगर मजिस्ट्रेट या जजेस सेम कल्चर लेकर के आगे बढ़ते हैं और ये सोब्राइटी से हटते हैं, तो वो कैसा फील करेंगे? विल ही अलाउ सच एक्टिविटीज और विल ही सपोर्ट सच फोटोग्राफ्स और इन द फ्यूचर ऑल्सो? अगर जजेस जो हैं वो एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ फोटो खिंचाने लगे, घूमने लगे और कहने लगे कि भैया हमारी पर्सनल लाइफ होती है, तो फिर हाउ विल ही फील? ओके, जैसे पॉलिटिशियंस जब आए तो उन्होंने रेड लाइट ये सारी चीज़ें इशू कराई, पायलट्स चलते हैं, एस्कॉर्ट्स चलते हैं। जजेस हमेशा लाइमलाइट से दूर रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ना एस्कॉर्ट्स यूज़ किए, उन्होंने ना इस तरीके से चीज़ें यूज़ की जो आपके ओके, सो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो कि ये चीज़ें ऑलरेडी जजेस ने इसको हमेशा से टालने की कोशिश की है। सो वाई नाउ, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इसको मतलब वो करेंगे? तो वही वाली बात है, ऑथर ने ये कहा है कि ये चीज़ें जब वो खुद अलाउ नहीं करेंगे, सो दैट शुड नॉट बिकम ए नॉर्मल ट्रेड। एंड ये जो जजेस हैं इनको इस तरीके की चीज़ें से अपने आप को स्ट्रिक्टली रिफ्रेन करके रखना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ही शुड नॉट परस्यू देयर हॉबीज एंड ऑल, बट वो अपने पर्सनल टाइम में करना चाहिए, वो अपने टाइम में उनको करना चाहिए। एंड दे शुड अवॉइड द पब्लिक, इस तरीके से जो पब्लिक कन्फ्रंटेशन हो या ऐसी पॉलिसीज पर कमेंट करना नहीं चाहिए जिनके ऊपर लॉ बन सकता है या जिसके साथ लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जैसे कि इस केस में वो बाइक जो थी वो बीजेपी की उसकी थी, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में उनको दूर रहने की जरूरत है। अगला जो डिस्कशन है, कैन डिजिटल आईडी एड इंडियाज प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम। अब आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक डिजिटल आईडी की बात चल रही है कि आप सबकी एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। उस आईडी में आपके जितने भी सिम्टम्स हैं, जो कुछ भी सब चीज़ें रहेंगी, क्या बीमारियां हैं, क्या दवाइयां चल रही हैं, कौन सी दवाई चल रही है ना, ताकि डॉक्टर्स को और मेडिकल टीम को सब पता रहे। यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है, अलग अलग जो अभय शुक्ला हैं, डॉक्टर अभय शुक्ला, उनका कहना है कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम आईडी होने से, आपके पास एक डिजिटल आईडी होने से कुछ बहुत बड़ा खास अंतर नहीं आएगा।
इंडिया में कितनी आईडी चलती है? इंडिया में आपके आधार कार्ड है, इंडिया में पैन कार्ड है, इंडिया में फलाना कार्ड है, इंडिया में ढमकाना कार्ड है, इतने कार्ड चल रहे हैं। लेकिन हेल्थ आईडी भी उनमें से केवल एक कार्ड बन के ना रह जाए, इस कारण से आपको एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आईडी काम तब आएगी जब वो प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको गाइड करने के लिए रहेगा, प्रॉपर हेल्थ केयर सेक्टर होगा, है ना। ऑथर ने ये भी कहा है यहाँ पे, अभय शुक्ला का ये कहना है, बेसिकली नॉट ऑथर, अभय शुक्ला का ये कहना है कि बेसिकली आपको एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सही से रहे। दूसरी चीज़, क्या रियल टाइम चेकिंग हो सकती है आईडी की, मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है कि आईडी की आप अगर जा रहे हो, जैसे क्या होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड, क्या इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही, मतलब जैसे आपने अपना फिंगरप्रिंटिंग दिया, तुरंत का तुरंत वो चेक होना चाहिए। अगर वो तुरंत का तुरंत चेक नहीं हो रहा है तो फिर उस आईडी का कोई मतलब नहीं है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इज द रियल टाइम ऑथेंटिकेशन बेसिकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही चीज ऑथर ने यहाँ पे, दूसरे जो डॉक्टर सुरेश मनुस्वामी है उनका ये कहना है कि रियल टाइम ऑथेंटिकेशन कैन बी अचीव्ड और नॉट। अगर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, आधार में भी यही चैलेंज था, अगर आप फार्मेसी में जा रहे हो और आईडी आपके पास है, लेकिन उस आईडी का क्या रियल टाइम ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर वो रियल टाइम ऑथेंटिकेशन है तब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ई हेल्थ सिस्टम के लिए आपको प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी चाहिए, प्रॉपर आपको जितने सेंटर्स हैं उनको कनेक्शन चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तो जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा क्या आ रहा है, डेटा तो इनएडिक्वेट आ रहा है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग व्हाट दे आर डूइंग अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है ना। MIS होने के बाद भी वहाँ अंडर रिपोर्टिंग आ रही है, इनएडिक्वेट डेटा आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बेसिकली वो भी हो रही हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है, तो इफ़ यू वांट टू हैव रोबस्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम, ई हेल्थ सिस्टम, देन वी नीड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू रेगुलरली रिपोर्ट देयर केसेस। हमको अगर एक प्रॉपर डिजिटल हेल्थ सिस्टम चाहिए, ई हेल्थ सिस्टम चाहिए, तो हमको ये चाहिए कि जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या करें, ये सब प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस करें, ठीक है। दे शुड प्रॉपरली रिपोर्ट देयर केसेस। Then also you have radical new technology. You should have radical new technologies for nutrition. You have to come up with a solution where you can make a simple image to give your height, weight and BMI ऑटोमेटिकली। आप सबको ऐसी सिस्टम चाहिए जो आपका ऑटोमेटिकली वेट, हाइट और BMI ये सब चीज़ें निकाले। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर चाहिए। एक ने जो उन्होंने एक एलिगेशन भी लगाया कि ये IT इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेसिकली एक तरीके से आइडिया हो सकता है ताकि उनको डेटा मिल जाए। बेसिकली ये भी उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। तो आप क्रिटिसिज्म ये भी कह सकते हो कि IT इंडस्ट्री और इंश्योरेंस सेक्टर का बेसिकली एक टारगेट रहता है कि इस तरीके से डेटा को इकट्ठा देख लें। अगला जो न्यूज़ है वो है UGC के रिगार्डिंग। तो UGC के बारे में आप सबको पता है क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, 1953 में बेसिकली बनी थी और 1956 में इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था बाय द UGC एक्ट ऑफ 1956। UGC एक बॉडी ऐसी है जो कि कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन, मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, प्लस ये ग्रांट का भी काम करती है। अभी रिसेंटली बात चल रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI से UGC को रिप्लेस किया जाएगा। रशिया फॉर कंडक्टिंग फाइटर हेलीकॉप्टर्स डील बाय द ईयर एंड। तो रशिया जो है इट इज होपफुल ऑफ कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर MiG-29 एंड सुखोई 30 MKI, ओके, MiG-29 एंड सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स एंड 6 KA-31 हेलीकॉप्टर्स बाय द ईयर एंड। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन सेड दिस, ओके। तो फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन FSMTC जो कि रशिया का है उसने बोली। इसके अलावा ट्रायम्फ सिस्टम जिसको S-400 बोलते हैं, S-400 भी लॉन्ग पेंडिंग है, ओके, विच इज अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 इज अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड उसकी बात चल रही है, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। एंड S-400 ट्रायम्फ जो आपका लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा S-400 इज अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये अप्रूवल ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिया हुआ है, याद रखिएगा अप्रूवल हैज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द DAC। DAC को कौन हेड करता है, इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, याद रखिएगा DAC को हेड कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर। एक CCS होती है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, उसको कौन हेड करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं।
चाइना फायर्स मिसाइल्स इनटू साउथ चाइना सी। अब चाइना ने 2 मिसाइल्स फायर की हैं साउथ चाइना सी में इन द पैरासेल बेसिकली आइलैंड ग्रुप जो है वहाँ पे, पैरासेल आइलैंड ग्रुप है वहाँ पे की है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं जो कि साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट में रहते हैं। पहला है पैरासेल, ओके, लेट मी राइट द नेम, पैरासेल स्प्रैटले स्कारबोरो शोल, दीज आर द थिंग्स, स्प्रैटले, पैरासेल एंड स्कारबोरो शोल, यही न्यूज़ में रहते हैं, यहीं पे मेन विवाद है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के साथ है, ठीक है ना, कौन से ग्रुप में वियतनाम कर रहा है, कौन से में फिलीपींस कर रहा है, आपको बताना है। अब चाइना हैज़ बीन कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस साइमल्टेनियसली इन द 4 सीज, 4 सी ऐसे जहाँ पे चाइना अपने बार बार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। वो है बोहाई सी इन द नॉर्थ, एक बोहाई सी है नॉर्थ में। मैप के लिए आपका काम भी है, मैप वर्क में एक बार बोहाई सी देखना, मुझे बताना आपने देखा कि नहीं। येलो सी है ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी, ये 4 सी आज आप देखेंगे मैप में। मुझे डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपने देखे कि नहीं देखे, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, ये वार्निंग की तरह बेसिकली उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है कि देख लो, सामने मत आना, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। 2 आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, एक आंसर आपके ऊपर छोड़ता है। एडेकल केव्स का आंसर है अम्बुकुथी हिल्स केरला। 6 शेड्यूल में आपका असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर अरुणाचल नहीं है, तो 1 और 2 आंसर होगा बी। बायोचार आप मुझे बताना, ओके, बायोचार क्या है। सो वैसे बोथ ए एंड बी हो सकता है। सो दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, और हमको इस तरह से प्यार करते रहिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब